हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संकेत खानवे और आज हम लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, चाहे वो आपकी एकेडमिक स्टडीज से रिलेटेड हो या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन जिसे आप याद रखना चाहते हो या कोई प्रैक्टिकल स्किल, ऐसी कोई भी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को लर्न और मेमोराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम इसके बारे में जानेंगे। लर्निंग एंड मेमोरी इज ए फंक्शन ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। और मैक्सिमम लोगों में जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो डोमिनेंट साइड होता है। आपने बचपन में ऐसा सुना होगा कि जो लोग राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है और जो लोग लेफ्ट हैंडेड है उनका राइट साइड। बट दैट्स नॉट द केस। 96% राइट हैंडेड एंड 70% लेफ्ट हैंडेड लोगों में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ही डोमिनेंट साइड होता है। पर ये जानना क्यों जरूरी है? तो ब्रेन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो मेमोरी स्टोर होती है, दैट इज स्टोरेज, और फिर वक्त आने पर रिट्रीवल, दैट इज रिकॉल। ब्रॉडली बात करें तो मेमोरी दो टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ज़्यादातर लोग जब मेमोरी ये वर्ड सुनते हैं तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जो ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, जहाँ पर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है, वो है हिप्पोकैम्पस, जो थोड़ा सी हॉर्स जैसा दिखता है। हमारे ब्रेन में दो हिप्पोकैम्पाई होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक या सालों तक हमारे ब्रेन में रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी काम कैसे करती है ये हम अभी देखेंगे। लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। आज यानी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो क्योंकि ये फ्रेश इंफॉर्मेशन अभी आपके ब्रेन में है। और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज आपके फोरहेड के जस्ट पीछे वाला जो आपका ब्रेन का हिस्सा है, वो इस इंफॉर्मेशन को आपको इजीली रिट्रीव करके दे देगा और आप इसका जवाब दे दोगे। पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, या परसों या 3 दिन पहले, तो इसका जवाब देने वाले लोगों का नंबर डेफिनेटली कम होगा। जिन लोगों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी फोरहेड के पीछे वाला ब्रेन का पार्ट ये स्ट्रॉन्गर है, वो और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं एंड दिस रिट्रीवल इज बेस्ड ऑन कनेक्शंस। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले मंडे को ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो मेजॉरिटी लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और जो इसका आंसर दे पाएंगे उनके पास डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे। और कनेक्शंस से मेरा मतलब है कि वो लोग ऐसे रिकॉल करेंगे कि अच्छा मंडे, तो मंडे के दिन मैं लेट उठा या जल्दी, मैं घर पर सो रहा था या हॉस्टल पर था, उसके बाद मुझे लेक्चर के लिए जाना था तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया या अपनी खुद की गाड़ी में, मैंने लेक्चर के पहले ब्रेकफास्ट किया था या लेक्चर ख़त्म होने के बाद बाहर, मैंने किसके साथ ब्रेकफास्ट किया था, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। ये जो रिट्रीवल है, रिकॉल है, दिस इज बेस्ड ऑन कनेक्शंस। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू किया जाता है। और जिन लोगों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है वो इंफॉर्मेशन को लंबे समय के लिए याद नहीं रख पाते। इसीलिए जो लोग रिट्रीव कर पाते हैं वो एग्जाम में भी और बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमें स्कूल में कहा जाता है कि आज आपको स्कूल में जो सिखाया गया है वो आपको उसी सेम डे पर रिवाइज करना है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसी सेम डे पर वो टॉपिक रिवाइज करने बैठते हो जो आपको स्कूल में या कॉलेज में उस दिन पढ़ाया गया है, तो उस टॉपिक की फ्रेश विजुअल मेमोरी अभी आपके ब्रेन में होने की वजह से जब आप उसी सेम डे पर वो टॉपिक रिवाइज करने बैठोगे तब आप इजीली सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे और खुश हो जाओगे कि आपको सब याद है, करेक्ट। और कुछ दिनों बाद उसे भूल भी जाओगे। सपोज आपने आज जो क्लास में पढ़ा है वो आप 4 दिन बाद रिवाइज करते हो, तो क्या होता है, इन दीज 4 days योर विजुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, एंड व्हेन योर विजुअल मेमोरी इज लॉस्ट देन यू आर एबल टू रिमेंबर ओनली अ फ्यू थिंग्स एंड नॉट एवरीथिंग। और तब आपको रिट्रीवल मोड में जाना पड़ता है। एक बार आप रिट्रीवल मोड में आ गए तब आप धीरे धीरे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो उन 3-4 दिनों पहले की विद द हेल्प ऑफ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और जैसे जैसे आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो तो वो मेमोरी और स्ट्रांग बन जाती है और उनमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर हो जाती है, और अगर जरूरत पड़ी तो फर्दर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए वो नियोकॉर्टेक्स में चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेमोरी फॉर्म कैसे होती है। मेमोरी फॉर्म होती है विथ रिपीटेड एक्टिविटी और रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ साइनैप्स। इसीलिए आपने अपने टीचर्स से सुना होगा कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन को
लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो रिवाइज करो, रिवीजन इज द की। सो अगर आप बार बार रिवाइज करते हो, इफ यू रिवाइज फ्रीक्वेंटली, then you will definitely form strong synaptic connections and this will result in long term memory formation. Revision के अलावा using mnemonics to memorize something can also be beneficial. आप mnemonics को यूज कर सकते हो। अगर निमोनिक्स को यूज करके आप कोई इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए भी याद रख सकते हो। मैं भी पढ़ते वक्त कभी कभी निमोनिक्स यूज करता हूँ कुछ चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकेंड्स टू मिनट्स के लिए होती है, बट ये हाईली अटेंशन डिपेंडेंट होती है। दूसरी टाइप की शॉर्ट टर्म मेमोरी है वर्किंग मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन पर एसएमएस में या ईमेल पर हमें एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी हम कुछ देर के लिए याद रखते हैं और उसका काम होने के बाद उसे भूल भी जाते हैं। ये होती है वर्किंग मेमोरी। नाउ द पॉइंट इज कि क्या हम किसी इंफॉर्मेशन को लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं? तो हाँ, हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस, वो सी हॉर्स जैसे दिखने वाला पार्ट, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो क्या रिवीजन के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप लंबे समय के लिए कोई चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो? तो अभी हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं जो रिपीटेशन की नीड को ही कम कर देंगे और आप इजीली चीज़ों को लर्न और मेमोराइज कर पाओगे। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन या फिजिकल स्किल को लर्न करने के लिए उसे लर्न और मेमोराइज करते वक्त या उसके इमिडिएटली बाद अगर हम बॉडी के अंदर एड्रेनलिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, और सिर्फ एड्रेनलिन ही नहीं, कॉर्टिसोल भी, मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, तो हम लर्निंग और मेमोराइजिंग को और ज्यादा एफिशिएंटली एनहांस कर सकते हैं। सो एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। टूल नंबर 1 है कोल्ड शावर, कोल्ड बाथ या कोई भी कोल्ड स्टिमुलस जिससे एड्रेनलिन रिलीज हो। पर एड्रेनलिन को रिलीज करने के लिए कितना कोल्ड? बस इतना कोल्ड कि आपको अनकंफर्टेबल लगे और आप शावर से बाहर आना चाहो पर फिर भी आप सेफली शावर के अंदर रह सको। कोल्ड शावर लेने से आपका कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड दिस इंक्रीज इन कोर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू वेक अस अप एंड मेक्स अस मोर अलर्ट। वेयर एज अगर आप हॉट शावर लेते हो तो उससे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है जो आपको स्लीपी स्टेट की तरफ शिफ्ट करता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपको सोना है, दैट इज रात के समय जब आपको स्लीप इनिशिएट करनी है, तब आप हॉट शावर लीजिए, क्योंकि हॉट शावर लेने से आपकी बॉडी स्लीपी स्टेट की तरफ शिफ्ट होती है। और आपको कोल्ड शावर दिन के समय लेना चाहिए जब आप अलर्ट रहना चाहते हो, क्लोज टू बेड टाइम नहीं। टूल नंबर 2, विम हॉफ ब्रीदिंग। विम हॉफ ब्रीदिंग है क्या और उसे कैसे करना है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो टेक अ डीप ब्रेथ नेजली एंड देन एक्सेल थ्रू योर माउथ। आपको नाक से गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर मुंह से बाहर छोड़नी है। और ऐसा आपको 30 ब्रेथ्स के लिए करना है। अगर आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो, नेजल कंजेशन या किसी और रीजन की वजह से, तो आप माउथ ब्रीदिंग भी कर सकते हो। ऐसा आपको 30 to 40 ब्रेथ्स के लिए करना है। और जब आप आखिरी एक्सेल करते हो तब उस एक्सेल पोजीशन में जब आपके लंग्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएंगे, मैक्सिमम एयर आपके लंग्स से निकल चुकी होगी, तब उस एक्सेल पोजीशन में आपको होल्ड करना है जब तक आपको सांस लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। और जब आपको ज़रूरत महसूस हो तब आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और उस इनहेल्ड पोजीशन में 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर एक्सेल। ये हो गई एक साइकिल। ये पूरी साइकिल आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है। विम हॉफ के अकॉर्डिंग उनके इस ब्रीदिंग टेक्निक के कई बेनिफिट्स है, लाइक इंक्रीज्ड एनर्जी, हाइटेंड फोकस एंड डिटर्मिनेशन, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। और ये ब्रीदिंग टेक्निक एड्रेनलिन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करती है। और जितनी एड्रेनलिन लेवल्स इंक्रीज होगी विद इन सेफ लिमिट्स, उतनी ही बेहतर तरीके से आप किसी भी मटेरियल को याद रख पाओगे, जैसे कोई लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल। और सिर्फ एड्रेनलिन ही नहीं, कॉर्टिसोल भी, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। किसी टेस्ट के लिए पढ़ते वक्त जब आप स्ट्रेस में होते हो तब बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है और ये कॉर्टिसोल मेमोरी फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को एनहांस करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, स्ट्रेस शॉर्टली बिफोर लर्निंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करने से पहले अगर आप थोड़े समय के लिए स्ट्रेस लेते हो तो वो मेमोरी फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, मदद करता है
बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, अगर आप लंबे समय के लिए स्ट्रेस ले रहे हो तो वो मेमोरी फॉर्मेशन को वीक करता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, दैट इज शार्प इंक्रीज इन कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, हेल्प्स इन लर्निंग एंड मेमोरी। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो लंबे समय के लिए इन स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल्स को हमारे बॉडी में एलिवेटेड रखता है, वो लर्निंग एंड मेमोरी के लिए हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट टूल जो मैक्सिमम लोगों का फेवरेट होगा, दैट इज सप्लीमेंट्स। फर्स्ट सप्लीमेंट इज कैफीन। कैफीन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अलर्टनेस इन आवर ब्रेन। कैफीन एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करता है। एडिनोसिन बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो आपके बॉडी में बिल्डअप होता है जैसे जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हो या अगर आप लंबे समय के लिए सोए ना हो। और इस मॉलिक्यूल की लेवल्स जब बढ़ जाती है तब थकान या नींद आना ऐसी फीलिंग आती है। कैफीन बेसिकली एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को जाके बाइंड होता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे थकान कम होती है और अलर्टनेस बढ़ती है। और स्टिमुलेंट्स जैसे कैफीन या आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी, दैट इज फोकस और अटेंशन स्पैन को भी इंप्रूव करते हैं। पर कैफीन को आपको सोच समझ के लेना है। कैफीन का मोस्ट पोटेंट इफेक्ट उसे लेने के पहले 2 घंटों के लिए ही होता है। जब भी आपको इंक्रीज फोकस एंड अलर्टनेस की नीड हो तो उसके 30 मिनट्स पहले आप 200 मिलीग्राम्स कैफीन ले सकते हो। और अगर आप कैफीन से यूज टू नहीं हो, आप पहले से कैफीन यूज नहीं कर रहे हो, तो आप 50 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लंबे समय से कैफीन को यूज कर रहे हो तो आपको 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा डोसेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है उसके कॉग्निटिव बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस केस में आप 300 टू 400 मिलीग्राम्स कैफीन ले सकते हो या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम हेल्दी लोग अप टू 400 मिलीग्राम्स कैफीन ले सकते हैं डेली विदाउट एनी हार्म। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ कैफीन कैन कॉज टॉलरेंस, कैफीन डिपेंडेंस एंड ऑल्सो कैफीन विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आप कैफीन को लंबे समय से ले रहे हो और टॉलरेंस डेवलप हो चुका है, यानी कैफीन लेने के बाद भी आपको उसके नोटिसेबल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो 2 से 4 हफ्तों के लिए कैफीन सप्लीमेंटेशन स्टॉप कर दीजिए टॉलरेंस को रीसेट करने के लिए। तो अब तक हमने एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल के मेमोरी कंसोलिडेशन और मेमोरी एनहांसिंग इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम एक दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे, दैट इज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन दैट इज रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, वहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है उसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना। ये तो एसिटाइलकोलिन का रोल हो गया पेरीफेरी में, बट सेंट्रली ब्रेन में जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है उसका मेमोरी, मोटिवेशन और अटेंशन बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है। सीटीकोलिन और अल्फा जीपीसी, ये 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो ब्रेन को और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करने के लिए जो कोलिन की ज़रूरत होती है ये वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डोसेजेस की बात करें तो सीडीबी कोलिन, दैट इज सीटी कोलिन, आप 500 टू 1000 मिलीग्राम्स पर डे के डोसेजेस में ले सकते हो। और अगर आप अल्फा जीपीसी लेने वाले हो तो उसे भी 500 टू 1000 मिलीग्राम्स के डोसेजेस में लिया जा सकता है। कुछ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स भी है जो आप ले सकते हो, जैसे ब्लूबेरीज एंड बाकोपा मोनेरी, जिसे हम आयुर्वेदा में ब्राह्मी कहते हैं। ब्लूबेरीज कोर सप्लीमेंट्स में से एक है मेमोरी और फोकस बढ़ाने के लिए। ब्लूबेरीज में एंथोसायनिन्स होते हैं और शायद यही रीजन है कि वो NGF, दैट इज नर्व ग्रोथ फैक्टर की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर न्यूरॉन्स की ग्रोथ में और न्यूरॉन्स को एक दूसरे की तरफ ब्रांच करके और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। चीप ब्लूबेरी जूसेस जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स ही ज़्यादा होते हैं, उनमें एक्चुअल एंथोसायनिन्स की लेवल्स काफ़ी कम होती है और उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। सेकेंड प्लांट बेस्ड कंपाउंड है ब्राह्मी, जिसे बाकोपा मोनेरी भी कहते हैं। ब्राह्मी को ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में मेमोरी और अटेंशन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसका नोटिसेबल बेनिफिट कम से कम 1 महीने सप्लीमेंटेशन करने के बाद ही दिखाई देता है। ब्राह्मी, दैट इज बाकोपा मोनेरी के डोसेजेस के बारे में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बाकोपा मोनेरी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, दैट इज बेकोसाइड्स, वो आपको 150 मिलीग्राम्स पर डे लेना है। यानी अगर किसी सप्लीमेंट पे बाकोपा मोनेरी एक्सट्रैक्ट 300 mg ऐसा लिखा है और उसमें बेकोसाइड कंटेंट 50% है, दैट मीन्स आपको 300 mg का 50%, दैट इज 150 mg बेकोसाइड कंटेंट उस सप्लीमेंट से मिल रहा है। पर आप जो सप्लीमेंट यूज कर रहे हो उसमें अगर बेकोसाइड कंटेंट 50% से कम है, लेट्स से 20% ही है, तो 300 mg का 20% यानी 60 mg बेकोसाइड कंटेंट ही आपको उस सप्लीमेंट से मिल रहा है। तो उस सप्लीमेंट के डोसेजेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो सो दैट आपको 150 मिलीग्राम्स बेकोसाइड्स उस सप्लीमेंट से मिले। सो सप्लीमेंट्स और कंपाउंड्स के बाद जो फोर्थ टूल है जिसका प्रूवन बेनिफिट है मेमोरी और लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, दैट इज एक्सरसाइज। ब्रेन एक डिमांडिंग ऑर्गन है। हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है
उसका ऑलमोस्ट 15% ब्लड ब्रेन को सप्लाई किया जाता है। ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो होना इसेंशियल है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और बाकी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी के लिए। इसीलिए जो एक्सरसाइजेस आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को सपोर्ट करती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ब्रेन फंक्शन को भी सपोर्ट करती है। पर्टिकुलरली जिन एक्सरसाइजेस से आपका हार्ट रेट बढ़े और आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, ऐसे एक्सरसाइजेस आपके लिए बेनिफिशियल है। फिजिकल एक्सरसाइजेस सच एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रनिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा, इन्हें करने से आपके स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उनसे एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है मायोकाइन। कई मायोकाइंस में से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये लर्निंग और मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तब आपके स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उनसे BDNF रिलीज होता है। एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर की नहीं, आपके ब्रेन के अंदर की भी BDNF की लेवल्स इंक्रीज होती है। BDNF न्यूरोनल डेवलपमेंट एंड साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को रेगुलेट करता है, जिससे ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होते हैं। और एक्सरसाइज से मिलने वाले ये बेनिफिट्स, ये इफेक्ट्स एक्सरसाइज होने के एटलीस्ट 2 घंटों तक रहते हैं। यानी अगर आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक्सरसाइज करते हो, स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हो, और 8 बजे अगर आपका एक्सरसाइज सेशन खत्म हो जाता है तो उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या यहाँ तक कि 2 घंटे बाद 10 बजे भी अगर आप कोई मेंटल वर्क करने बैठते हो, जैसे कुछ पढ़ने बैठते हो, तो फोकस और अटेंशन पर एक्सरसाइज के होने वाले बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको तब भी दिखेंगे। आज की डिस्कशन का जो लास्ट टूल है दैट इज नैप्स, स्लीप। अगर आप ड्यूरिंग अ स्टडी सेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन लर्न करते हो और उसे बार बार रिवाइज एंड रिवाइज करते हो और वो स्टडी सेशन खत्म होने के बाद आप स्लगिश फील कर रहे हो, आपको नींद आ रही है और आपके पास 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, आप एक नैप ले सकते हो एंड नंबर 2, आप एक स्टडी ब्रेक लेकर कोई भी और एक्टिविटी कर सकते हो अदर दैन नैपिंग और लर्निंग। और कुछ समय बाद जब आप एक नए स्टडी सेशन के लिए बैठोगे तब आप देखोगे कि ड्यूरिंग दैट स्टडी ब्रेक जो लोग कोई और एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनके अटेंशन की नीड हो, सच एज सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं, तो जब नए स्टडी सेशन के लिए वो बैठेंगे तब एडिशनल इंफॉर्मेशन को वो एफिशिएंटली लर्न और मेमोराइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर ही नहीं कर पाता। स्लीप ज़रूरी है मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए। मेमोरी कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने अभी रिसेंटली जो इंफॉर्मेशन लर्न की है वो सॉलिडिफाई होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उस एग्ज़ाम के एक रात पहले आपने मन लगाकर रट्टा मारा और आपने अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। पर दूसरे दिन एग्ज़ाम में आपने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, पर उसके 1 हफ्ते बाद आप उसमें से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रिकॉल ही नहीं कर पाते। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो आपने स्लीप डिप्रिवेशन का मेमोरी कंसोलिडेशन और सॉलिडिफाइंग पे होने वाले डैमेजिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस रात जो आप सोए नहीं थे उस वजह से वो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट ही नहीं हो पाई। आपका जो काम था दूसरे दिन वो इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, वो तो आपने कर दिया है, पर अगर दूसरी कोई इंफॉर्मेशन है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हो तो स्लीप को डिप्राइव करके वो इंफॉर्मेशन को याद करना लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जो लोग बिटवीन 2 लेंदी स्टडी सेशंस 20 to 90 मिनट्स का नैप लेते हैं उनका हिप्पोकैम्पस रीसेट होता है और वो उस एडिशनल न्यू इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर कर पाता है। इस वजह से उनकी लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी है वो उसे बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। सो आज के इस डिस्कशन में हमने लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स कवर की है। मेमोरी कैसे फॉर्म होती है, मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स, फिर हमने रिवीजन को कब और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी डिस्कस किया। हमने नई इंफॉर्मेशन को सीखने और याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म शार्प राइज इन एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम इन हार्मोन्स की लेवल्स को टेम्पररीली इंक्रीज कर सकते हैं, हमने इसके बारे में भी जाना। हमने लर्निंग एंड मेमोरी पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से होने वाला फ़ायदा और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से होने वाले नुकसान के बारे में भी बात की। मेमोरी, अटेंशन और फोकस बढ़ाने के लिए कौन से रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट्स यूज़फुल है, हमने इनके बारे में भी जाना। सो अगर आपको इस चैनल के थ्रू कुछ भी सीखने को मिल रहा है, जो भी कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और फ्यूचर एपिसोड्स में आप जो कंटेंट देखना चाहते हो उसके सजेशंस लिख सकते हो। प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट। कीप लर्निंग।